नमस्कार दोस्तों, अपने YouTube चैनल ग्रामीण कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। फिर हम उन भौतिक प्रदेशों में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, राजस्थान की स्थलीय सीमा है और राजस्थान के अंतर्वर्ती जिले और राजस्थान के जिलों की आकृतियां, इन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वहां पर आप इन सभी के बारे में पढ़ सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं वो देखते हैं। तो देखो, ये राजस्थान है, ये जो भाग है अरावली से लेकर के ये जो सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लगती है, तो यहाँ तक ये जो भाग है इसको बोला जाता है पश्चिमी मरुस्थल। क्या है ये? पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल इसको बोला जाता है पश्चिमी मरुस्थल। फिर हम बात करें, ये जो भाग है इसको, ये है अरावली। ठीक है, ये क्या है? अरावली। तो ये हमारा 2 नंबर भौतिक प्रदेश है, अरावली, मध्यवर्ती अरावली। क्योंकि राजस्थान की क्या है, ये लगभग बीच में है, इसलिए इसको बोला जाता है मध्यवर्ती अरावली। तो 2 नंबर हमारा भौतिक प्रदेश है मध्यवर्ती अरावली। मध्यवर्ती अरावली। फिर हम बात करें अरावली के बाद, ये जो भौतिक प्रदेश है इस भौतिक प्रदेश का नाम है पूर्वी मैदान। इसको कहा जाता है पूर्वी मैदान। क्या कहा जाता है इसको? पूर्वी मैदान। तो ये है 3 नंबर भौतिक प्रदेश, पूर्वी मैदान। फिर हम बात करते हैं, देखो ये जो भाग है इसको बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी पठार। ये कौन सा भाग है? ये है दक्षिणी पूर्वी पठार। कौन सा भाग है ये? दक्षिणी पूर्वी पठार। तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? पश्चिमी मरुस्थल है, मध्यवर्ती अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। फिर हम बात करते हैं, देखो पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। पहले हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थल। इस पश्चिम मरुस्थल को कहा जाता है थार का मरुस्थल। ये थार का मरुस्थल है, ये 2 देशों में है, पाकिस्तान और भारत में। और भारत के ये 4 राज्यों में स्थित है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में हम बात करते हैं पश्चिम मरुस्थल की, तो इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान में पश्चिम मरुस्थल को थली के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है कि राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है या पश्चिम मरुस्थल हमारा, इसे कहा जाता है थली। क्या कहा जाता है इसको? थली। थली के नाम से जाना जाता है। फिर हम पश्चिम मरुस्थल को 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक है शुष्क मरुस्थल और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो देखो, एक समवर्षा रेखा है, उसका नाम है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कौन सी रेखा है ये? ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा। ये जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये पश्चिमी मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ये जो भाग है समवर्षा रेखा के इधर, समवर्षा रेखा का मतलब होता है कि ये जो लाइन है इस पर समान वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर। इस कारण इसको कहा जाता है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर हम बात करें, देखो पश्चिमी जो ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है इसको 2 भागों में बांटेगी। ये जो भाग है इसको तो कहा जाता है शुष्क मरुस्थल। ये कौन सा भाग है? इसको कहा जाता है, देखो ये जो भाग है ये है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल। और ये जो भाग है इसे कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। कौन सा भाग है? देखो ये जो भाग है
इसको कहा जाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, ये जो हमारा मरुस्थल है, ध्यान रखना कि विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं उन सभी मरुस्थलों में हमारा ये जो मरुस्थल है इसमें सबसे ज्यादा खेती की जाती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और बात करें हम तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव या वानस्पतिक विविधता है वो पाई जाती है। इस कारण इस मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि हमारा जो ये पश्चिमी मरुस्थल है, यहाँ पर विश्व के बाकी देशों की हम बात करें, मरुस्थलों की बात करें तो उन सभी मरुस्थलों में यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती की जाती है। और बात करें हम तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वानस्पतिक या जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इस कारण इस पश्चिमी मरुस्थल को विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो अब देखो कि ये जो मरुस्थल है इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये दो भागों में बांटती है। एक है शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल में देखो हम क्या करने वाले हैं कि शुष्क मरुस्थल है, इसमें यहां पर देखो एक मरुस्थल है उसको कहा जाता है हमादा मरुस्थल। ठीक है, ये जो हमादा मरुस्थल है ये क्या है, यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। ठीक है ना, बालू का स्तूप, टिब्बे, जिसको हम स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, टिब्बे बोलते हैं, तो ये नहीं पाए जाते हैं। तो इस कारण देखो हम मरुस्थल को यानी कि शुष्क जो मरुस्थल है इसको भी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है ना, दो प्रकार कौन से हैं, तो यहाँ पर ये जो भाग है ये है, इसको बोला जाता है हमादा मरुस्थल। कौन सा भाग है ये, हमादा मरुस्थल। और यहाँ पर क्या नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। इस कारण एक नंबर पार्ट है हमारा बालू का स्तूप विहीन प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश बोल सकते हैं इसको, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। शुष्क मरुस्थल को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ये जो प्रदेश है इसमें क्या नहीं पाए जाते, इसमें बालू का स्तूप है ये नहीं पाए जाते हैं। फिर हम बात करें बाकी ये जो पार्ट है ये है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। कौन सा भाग है ये, बालू का स्तूप, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश, युक्त प्रदेश। तो हम शुष्क मरुस्थल को दो प्रकार से पढ़ेंगे, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, यानी यहां पर बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं और ये जो भाग है इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल की। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसको हम चार प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन से चार प्रकार हैं हम बात करते हैं, देखो एक तो है घग्गर बेसिन। कौन सा भाग है, घग्गर बेसिन। ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़। फिर हम बात करते हैं शेखावाटी बेसिन की, और एक है नागौर उच्च भूमि, और एक है लूणी नदी बेसिन। तो हम जो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल है इसको हम चार प्रकार से पढ़ेंगे। तो देखो पहला है घग्गर बेसिन, यहां से घग्गर नदी प्रवाहित होती है, घग्गर बेसिन। दूसरा है शेखावाटी बेसिन, शेखावाटी बेसिन, कांतली नदी का जो बेसिन है। फिर हम बात करते हैं नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, यहां पर NaCl की अधिकता होती है, यानी ये जो भूमि है ये लवणीय ज्यादा है, नमक की मात्रा ज्यादा पाई जाती है इसमें, नागौर उच्च भूमि। और सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं राजस्थान में, इस नागौर उच्च भूमि में पाई जाती हैं। फिर हम बात करें लूणी नदी बेसिन, चार नंबर क्या है, लूणी नदी बेसिन, लूणी नदी बेसिन। तो हम अर्ध शुष्क मरुस्थल को चार प्रकार से पढ़ेंगे, घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, और चार नंबर पार्ट है हमारा लूणी नदी बेसिन। फिर हम बात करते हैं मध्यवर्ती अरावली की। तो अरावली है
इसको हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे मध्यवर्ती अरावली को। तो तीन प्रकार कौन कौन से हैं इसके वो देखते हैं। तो देखो अरावली है, इसका एक जो भाग है ये है उत्तरी अरावली। इसको क्या पढ़ेंगे, देखो हम पढ़ेंगे इसमें उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली। फिर हम पढ़ने वाले हैं मध्यवर्ती अरावली, मध्यवर्ती अरावली। और ये जो भाग है ये है दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली। तो अरावली को हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। तो अरावली से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है। ये ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों कि अरावली है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। और वर्तमान की बात करें हम, तो वर्तमान में जो अरावली है ये है अवशिष्ट पर्वतमाला। तो देखो वलित पर्वत जो श्रृंखला है इसका मतलब क्या है कि अरावली है ये निर्माण के समय, यानी जब इसका निर्माण हुआ था तो किस प्रकार से थी। देखो वलित, वलित का मतलब होता है कि ये देखो इस प्रकार से हम बात करें तो ये जो भाग होता है देखो इस प्रकार से, ये इनको बोला जाता है वलय। क्या होते हैं ये होते हैं वलय। तो अरावली का जो निर्माण हुआ था तो इस प्रकार से वलयाकार आकृति में हुआ था, ठीक है ना। इस वलयाकार इस प्रकार से, ठीक है ना, इनको बोला जाता है वलय। तो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है ये कौन सी है, अरावली है। हम नवीन पर्वत श्रृंखला की बात करें तो विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला यानी नई वलित पर्वत श्रृंखला है वो है हिमालय। तो ध्यान रखना है कि वर्तमान में हिमालय इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो विश्व की सबसे नवीन या नई वलित पर्वत श्रृंखला तो है हिमालय। और बात करें हम विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला की, तो क्या है, अरावली। अब देखो ये तो है प्राचीन समय की बात कर रहे हैं जब अरावली का निर्माण हुआ था, तो इस वलयाकार आकृति में हुआ था, इस कारण इसको कहा जाता है विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत श्रृंखला। लेकिन वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। अवशिष्ट का मतलब है कि ये जो भाग है वलयाकार, इसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया, यानी कटाव हो गया इसका। और कटाव होने के बाद देखो ये अरावली है कुछ इस प्रकार से बची। देखो हम बात करें अलग बनाएं तो ये देखो अरावली है वर्तमान में कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। तो ये देखो ये जो वलयाकार आकृति है इसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया, यानी कटाव हो गया। और कटाव होने के बाद देखो जो अरावली बची है वो इस प्रकार से बची है। इस अरावली को कहा जाता है अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला। क्या कहा जाता है इसको, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला। तो वर्तमान में अरावली कैसी है, अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। और अरावली को हम तीन प्रकार से पढ़ेंगे। कौन कौन से तीन प्रकार हैं, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर हम बात करते हैं हमारे 3 नंबर भौतिक प्रदेश की। और हमारा 3 नंबर भौतिक प्रदेश है पूर्वी मैदान। 3 नंबर भौतिक प्रदेश क्या है, पूर्वी मैदान। इस पूर्वी मैदान में हम पढ़ेंगे, देखो इस पूर्वी मैदान को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक तो है उत्तरी पूर्वी मैदान और एक है दक्षिणी मैदान। तो देखो ये जो भाग है ये है दक्षिणी मैदान और ये जो भाग है ये है उत्तरी पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान को हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है उत्तरी पूर्वी मैदान और दूसरा है दक्षिणी मैदान। अब उत्तरी पूर्वी मैदान में भी हम देखो क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो है चंबल नदी बेसिन। देखो एक क्या है, चंबल नदी बेसिन है, ये है। और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं बाण गंगा बेसिन। फिर इसमें हम पढ़ेंगे बनास बेसिन, इस प्रकार से। तो हम जो उत्तरी पूर्वी मैदान है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, बाण गंगा बेसिन, चंबल बेसिन और बनास बेसिन। और ये जो भाग है कौन सा भाग है, ये बनास बेसिन।
ये है दक्षिणी भाग। और यहां से देखो कौन सी नदी जाती है, यहां से नदी जाती है माही नदी। और ये माही नदी है, ये ध्यान रखना है कि ये माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो ध्यान रखना है कि माही नदी है, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और माही नदी है, देखो इस प्रकार से माही नदी अंग्रेजी के उल्टे यू के आकार से इस प्रकार से प्रवाहित होती है राजस्थान में, और ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान रखना है। और ये एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम भी दक्षिण दिशा से होता है और समापन भी कौन सी दिशा से होता है? दक्षिण दिशा में होता है। तो उद्गम भी दक्षिण दिशा में और समापन भी दक्षिण दिशा में। और ये माही नदी में हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर 2 प्रकार पढ़ेंगे। देखो एक तो है कांठल का मैदान और एक है छप्पन का मैदान। तो ध्यान रखना है कि माही नदी बेसिन में हम 2 प्रकार, इसमें 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो कांठल का मैदान पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे छप्पन का मैदान, ठीक है। और कांठल का जो मैदान है ये प्रतापगढ़ में है और छप्पन का मैदान है ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य है, ठीक है ना। तो देखो हम पूर्वी मैदान को कौन से 3 प्रकार हैं। तो देखो एक तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। एक है इसमें बाणगंगा बेसिन के बाद में ये जो भाग है, देखो चंबल नदी इस प्रकार से नहीं बहती। एक इसमें हम पढ़ने वाले हैं चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और इसमें हम पढ़ेंगे बनास बेसिन, बनास बेसिन। फिर हमारा 4 नंबर भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी पठार। इस दक्षिणी पूर्वी पठार को भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। और ये 2 प्रकार कौन से हैं? तो देखो दक्षिणी पूर्वी पठार की बात करें हम, तो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है इसको हम देखो एक तो भाग है इसका विध्येन कगार भूमि। कौन सा भाग है? विध्येन कगार भूमि, विध्येन कगार भूमि। यहां पर लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, ध्यान रखना। यहां पर विध्येन कगार भूमि है, यहां पर लाल बलुआ पत्थर का जमाव पाया जाता है, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं, एक तो हमारा भौतिक प्रदेश देखो दक्षिणी पूर्वी पठार को हम पढ़ेंगे विध्येन कगार भूमि, और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं देखो ये जो भाग है ये भाग है, इसमें इसको बोला जाता है हाड़ौती का पठार। इसको क्या बोला जाता है? हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, ठीक है। 2 नंबर इसमें दक्षिण पूर्वी मैदान में पठार में क्या है? एक तो है विध्येन कगार भूमि और दूसरा है हाड़ौती का पठार। तो ध्यान रखना कि जो हमारा दक्षिणी पूर्वी पठार है इसमें हम पढ़ेंगे विध्येन कगार भूमि और हाड़ौती का पठार। तो विध्येन कगार भूमि है, यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर का जमाव पाया जाता है। और विध्येन कगार भूमि है ये राजस्थान के 3 जिलों सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में है इसका विस्तार। फिर हम बात करें हाड़ौती के पठार की, तो हाड़ौती का जो पठार है ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। और हम बात करें ये जो भाग है इसको बोला जाता है भैंसनोटगढ़। कौन सा भाग है? ये भैंसनोटगढ़। और ये किसका है भाग? चित्तौड़गढ़ का भाग है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हाड़ौती के पठार में 5 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ का भैंसनोटगढ़ जो भाग है ये भी हाड़ौती के पठार में ही आता है। तो इसका निर्माण है ये लावा के जमाव से हुआ है। और इसका जो विध्येन कगार भूमि है यहाँ पर पाया जाता है लाल बलुआ पत्थर का जमाव। तो इस प्रकार से देखो हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश की हम बात करें तो राजस्थान को मुख्य रूप से 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं? एक है पश्चिमी मरुस्थल, एक है मध्यवर्ती अरावली और पूर्वी मैदान, और 4 नंबर क्या है? दक्षिणी पूर्वी पठार। तो हम बात करें पश्चिमी मरुस्थल को तो हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। पश्चिमी मरुस्थल में एक हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल और दूसरा पढ़ेंगे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को भी हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे।
एक है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। यानी एक में तो बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं और एक में बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर हम बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल में, तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम 4 प्रकार से पढ़ेंगे। घग्गर बेसिन, शेखावाटी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, लूणी नदी बेसिन। और अरावली को हम 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। फिर हम बात करें पूर्वी मैदान की, तो पूर्वी मैदान में हम पढ़ेंगे चंबल बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन और ये जो भाग है इसको बोला जाता है माही नदी बेसिन। ये जो भाग है, ठीक है ना, ये कौन सा भाग है? माही नदी बेसिन, माही नदी बेसिन, माही नदी बेसिन। तो पूर्वी मैदान में बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और माही नदी बेसिन, इस प्रकार से हम इसको पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं हम दक्षिण पूर्वी पठार की, तो दक्षिण पूर्वी पठार को हम पढ़ेंगे, इसमें 2 प्रकार से पढ़ने वाले हैं, विध्यन का गाढ़ भूमि और हाड़ौती का पठार। तो ये हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश का सामान्य परिचय है। आगे हम अगले जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे हमारा पहला भौतिक प्रदेश जिसका नाम है पश्चिमी मरुस्थल। तो आज के लिए हमारा टॉपिक है, प्यारे दोस्तों, इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।